सो फर्म प्रॉफिट में कब होती है और लॉस में होते हुए भी प्रोड्यूस क्यों करती है? क्या लॉस वाली फर्म को बंद हो जाना चाहिए या उन्हें अपना प्रोडक्शन कैरी ऑन रखना चाहिए? So we will come to know all of these answer at the last of the video. So let's quickly begin the last chapter of our unit 3. So next is long run cost and output decisions. इस स्लाइड में हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं जहां पर फर्म्स के सारे फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल होते हैं, मतलब फर्म चाहे तो प्लांट साइज चेंज कर सकती है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा या घटा सकती है। लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट नहीं होता क्योंकि सब कॉस्ट जो है वो वेरिएबल हो जाती हैं। फर्म अपना डिसीजन LRAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बेस पर लेती है और आउटपुट वहां चूज करती है जहां पर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट के इक्वल होता है। सो लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल and firm can change the plant size, scale of production. There is no fixed cost in the case of long run, and decisions are based on the long run average cost, and firm chooses the output where the long run marginal cost is equal to long run average cost where they are minimum. So next is short run condition and long run direction. शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, इसलिए फर्म ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर पाती। इस स्टेज पर फर्म प्रॉफिट लॉस या नॉर्मल प्रॉफिट में हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में पिक्चर चेंज होती है। फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर या एग्जिट करती हैं। जो भी लॉन्ग रन डायरेक्शन होता है वो शॉर्ट रन के प्रॉफिट या लॉस पर डिपेंड करता है। सो फर्म ने अर्न प्रॉफिट लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट, एंड इन लॉन्ग रन द फर्म enter or exit the industry and the direction depends on profit situation in the short run. Next is maximizing the profits, और जो profit का simple formula होता है total revenue minus total cost, और profit वहीं पर maximum होगा जहां हमारा marginal revenue equals to marginal cost हो और marginal cost जो है वो marginal revenue को cut करे from the below. एंड यहाँ पर याद रखना है कि फर्म जो है आउटपुट डिसाइड करती है, प्राइस नहीं। So output level is decided, not the price, and it applies in both the short run and the long run. ये दोनों में ही apply होता है। So next here we have the example of blue velvet car wash example. So यहाँ पर initial investment दी हुई है, opportunity cost given है, annual maintenance दे रखी है, और उसके बाद total cost दी थी हमें per year, और अगर हम इसको convert करते हैं per week में तो it will come as 2000 per week. एंड इफ वी सी कार वॉश जो है ऑपरेट होती है 50 वीक्स पर ईयर। अगर हम इसको भी वीक्स में देखें, जो कार वॉश होती है हमारी पर वीक, दैट इज 800 कार्स जो है वो पर वीक वॉश होती हैं, और फिक्स कॉस्ट जो गिवन है वो 2.50 गिवन है, और वेज रेट गिवन है लेबर का, दैट इज 10 पर आवर, एंड प्रोडक्टिविटी जो है 8 कार्स पर आवर बोली है, एंड लेबर आवर्स जितने रिक्वायर्ड है दैट इज 100 आवर्स। तो हमारा वीकली लेबर कॉस्ट निकल के आ जाएगा 1000, बिकॉज यहाँ पर लेबर वेज रेट जो था हमारा वो 10 पर आवर था और रिक्वायर्ड कितना था 100। इफ वी मल्टीप्लाई 10 into 100 वी विल गेट दी 1000 एज वीकली लेबर कॉस्ट। और वहीं अगर हम सोप की कॉस्ट निकालते हैं पर कार तो वो हमें गिवन है 0.75। सो इफ वी कैलकुलेट दिस, जो वी हैव कार वॉश 800 पर वीक, अगर हम इसको इस सोप के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट दी लेबर फॉर 600, और हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो था वो हमें गिवन था 2, and average total cost is given per car is 4.50, and also the market price per car is given 5. So remember all this, market price is given 5, for labor we have 600, and it is also given जो हमारी fixed cost थी वो हमें 2000 per week in total given है, right? So let's move to the another table. So coming next to the total fixed cost, तो यहाँ पर हमें जो total fixed cost है हमारे क्वेश्चन में it is given total of 2000, and if we come to the total variable cost, हमने variable cost निकाली थी firstly labor की, that is coming as 1000, जहाँ पर हमें 10 wage rate दिया हुआ था और 100 जो था working hours दिए थे, तो into किया था हमने उसको multiply 10 into 100 we come as 1000 for the labor. And if when we come to the soap, तो हमें soap का भी per unit price दिया था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया था 800 वॉश कार से, जिसके बाद हमारा जो सोप निकल के आया था वो उसकी कॉस्ट आई थी 600। मैंने प्रीवियसली शायद गलत बोल दिया था, लेबर का जो हमारा आया था वो 1000 था, एंड सोप का जो प्राइस आया हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट दैट इज फॉर 600। सो अगर हम इसका टोटल लगाते हैं तो हमारा टोटल निकल के आएगा 1600। नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारी कैसे निकलती थी, हमने पहले भी वीडियोस में ये बात करी है। टोटल कॉस्ट हमारी हमेशा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करने के बाद आती है।
सो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 2000 की थी विच इज गिवन. अगेन हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो था उसको फाइंड किया, सो इट इज कमिंग एज 1600 इन टोटल. सो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे सो वी विल कम टू दी टोटल कॉस्ट फॉर दी 800 वॉशेस. तो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 3600 की. सो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, टोटल रेवेन्यू. सो हमें मार्केट प्राइस जो था वो ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 5. सो टोटल रेवेन्यू व्हेन वी विल फाइंड द टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता था, प्राइस इनटू दी क्वांटिटी. ये भी हमने बात की थी टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है इन दी वीडियो इटसेल्फ. और जब हम इसको मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे विद दी नंबर ऑफ क्वांटिटी 5 into 800 इट विल कम 4000. सो अब नेक्स्ट हम निकालेंगे अपना प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. सो हमारे टोटल रेवेन्यू इज 4000. टोटल रेवेन्यू इज 4000 and our total cost is 3600. जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी, हमारी टोटल कॉस्ट इज 3600 and total revenue is 4000. So when we will subtract 4000 and 3600 we will get our profit of rupees 400. So next coming to the graph, जो हमें y axis पर price per unit given है and x axis पर हमें units of output given है quantity के. So price is 5 which is market price which is already given. This is our demand curve which is downward sloping and supply curve which is upward sloping, and this is the equilibrium where the demand and supply intersects. And our next graph is here which is representative firm. First we have seen the industry and then we are seeing the representative firm. So ये जितने भी यहाँ पर ग्राफ बने हैं मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, इसकी हमने ऑलरेडी डिटेल्ड में बात की है पिछली वीडियोस में. सो यू कैन गो एंड वॉच देम एंड देन कम टू दिस. सो नेक्स्ट अब हमारा जो टोटल कॉस्ट था दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द ब्लू फॉर्म like this is our total cost and our total revenue is in the only the line forms. मतलब ये हमारा जितना भी पार्ट था that is all our total revenue. बट अब हम इसमें से ये जो ब्लू शेडेड पार्ट है इसमें से हम इसको हटा देंगे, that is our total cost जितनी भी हमारी आई थी. टोटल रेवेन्यू में से जैसे ही हम अपना टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे we will get our profit. ये जो हमारा ग्रे शेडेड पार्ट है दिस इज आवर प्रॉफिट. ये हमारा प्रॉफिट है. हमने टोटल कॉस्ट में से दैट इज आवर ब्लू शेडेड पार्ट, इसमें से हमने अपना जो जितना भी टोटल रेवेन्यू था उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस कर दी तो हमारे पास जो था वो प्रॉफिट निकल के आ गया, दैट इज दी ये वाला ग्रे वाला पार्ट. दिस इज आवर होल प्रॉफिट. So this is about the example of red velvet car wash. So next is maximizing losses, producing at a loss. So firm जो है वो produce करती है even when their total revenue is less than the total cost. कभी कभी firm जो है loss में होने के बावजूद भी production continue करती है. जब total revenue total cost से कम होता है फिर भी firm तब तक produce करती है जब तक total revenue more than equal to ABC हो. इसका मेन रीजन होता है फिक्स्ड कॉस्ट का कुछ पार्ट रिकवर करना. अगर टोटल रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाए, जब टोटल रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाता है तो फर्म जो है उसको अपनी फर्म को शट डाउन कर देती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सिमाइजिंग लॉसेस, प्रोड्यूसिंग एट अ लॉस. सो नेक्स्ट इज प्रोड्यूसिंग एट अ लॉस टू ऑफसेट दी फिक्स्ड कॉस्ट. सो इस ग्राफ में हम मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व्स देखते हैं. एबीसी का मिनिमम पॉइंट ही शट डाउन पॉइंट होता है. एबीसी का मिनिमम पॉइंट ही शट डाउन पॉइंट होता है विच इज शोन हियर. एंड अगर प्राइस एबीसी के इक्वल आ जाए, अगर हमारा प्राइस एबीसी के इक्वल हो, फर्म जो है वो इनडिफरेंट होती है. और प्राइस एबीसी से ऊपर हो, इफ आवर प्राइस इज अबव द एबीसी, अगर वो एबीसी के अबव आता है तो फर्म प्रोड्यूस वहां पे करेगी. और अगर एबीसी से नीचे चली जाए तो फर्म जो है वो सप्लाई नहीं करेगी. अगर हमारा मार्केट प्राइस यहाँ आ जाता है तो यहाँ पर सप्लाई जो है वो नहीं होगी.
और अगर हमारा एबीसी से ऊपर प्राइस आता है तो यहाँ पर फर्म जो है वो रिड्यूस करेगी. So this is about the marginal cost, average total cost, and average variable cost. So MC is showing the marginal cost curve, ABC for average variable cost, ATC for average total. Shutdown period point जो है हमारा वहां होगा जहां minimum point होगा ABC का. So you can see ये हमारा shutdown point है जहां पर minimum point जो है ABC का it is showing. मार्केट प्राइस जो है हमारी इक्वल होगी मिनिमम एबीसी के, जो फर्म होगी वो इंडिफरेंट होगी. अगर हमारा मार्केट प्राइस एबीसी के इक्वल आता है तो वहां पर हमारी फर्म इंडिफरेंट होगी. और अगर प्राइस ज्यादा होगा एबीसी से, जैसे हमने यहाँ बात की थी, अगर हमारा मार्केट प्राइस अबव होगा तो फर्म जो है वो प्रोड्यूस करेगी. और अगर हमारा मार्केट प्राइस नीचे होगा तो सप्लाई जो है वहां पर शट डाउन कर देगी फर्म. तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व में मार्जिनल कर्व जो है वो एबीसी के ऊपर होगा और बिलो एबीसी वहां पर सप्लाई रुक जाएगी. सो दिस इज अबाउट द प्रोड्यूसिंग एट अ लॉस टू ऑफसेट द फिक्स्ड कॉस्ट. नेक्स्ट इज शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व. इंडस्ट्री सप्लाई कर्व बनाती है इंडिविजुअल फर्म्स के मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स को हॉरिजॉन्टली ऐड करके. दीज आर फाउंड बाय द हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स. लेकिन सिर्फ वही पोर्शन लिया जाता है जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होता है. आई रिपीट, लेकिन सिर्फ वही पोर्शन लिया जाता है जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होता है. ये कर्व्स बताती हैं कि डिफरेंट प्राइसेस पर कितनी क्वांटिटी है वो सप्लाई होगी. सो ये कंसेप्ट जो है परफेक्ट कंपटीशन में अप्लाई होता है. It is also written only the marginal cost above the average variable cost is considered and it shows the quantity supplied at different prices. So this is about the short run industry supply curve. So next is long run cost, economies and diseconomies of scale. Long run में cost का relation होता है scale of production से. कभी cost कम होती है, that is economies of scale. कभी same रहती है, constant return होता है, और कभी बढ़ती है तो उसे हम diseconomies of scale कहेंगे. इसको हम LRAC curve के थ्रू शो करते हैं. So long run cost depends on the scale of production and cost में डिक्रीज, अगर डिक्रीज होगी तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है. देन इट रिमेन्स कांस्टेंट, देन इट इज कांस्टेंट रिटर्न्स, एंड इफ इट इंक्रीजेस देन इट इज द डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. यहाँ आउटपुट ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ता है एज कंपेयर टू दी इनपुट्स. इसकी वजह से जो LRACL लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो फॉल करता है. रीजंस होते हैं जैसे डिवीजन ऑफ लेबर, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज एंड एफिशिएंट यूज ऑफ दी मशीनरीज. सो अगर इसके हम ग्राफ के बारे में बात करें तो हमें एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ आउटपुट गिवन है और वाई एक्सिस पर कॉस्ट पर यूनिट गिवन है. सो स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3, इफ यू कैन सी स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 जो है ये अलग अलग प्लांट साइज या प्रोडक्शन कैपेसिटीज को शो करते हैं. और जो हमारा ये है SRMC दैट इज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, ये कर्व बताता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने का कॉस्ट शॉर्ट रन में क्या है. देन SRAC दैट इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये बताता है पर यूनिट एवरेज कॉस्ट हर स्केल पर. देन नेक्स्ट इज SRAC जो हमारा ये वाला है. SRAC जो है ये बताता है पर यूनिट एवरेज कॉस्ट हर स्केल पर. और उसके बाद ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये वाले ब्लैक वाले डॉट्स जो है ये पॉइंट्स हैं जहां पर SRMC शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के, यानी उस स्केल पर मिनिमम कॉस्ट और मोस्ट एफिशिएंट आउटपुट लेवल. उसके बाद है हमारा LRAC, ये वाला LRAC जो है ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है. ये कर्व SRAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, जो हमारे यहाँ पे दिख रहा है इन सबको ज्वाइन करता है. उसके बाद इसका जो मेन आइडिया होता है वो होता है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है फर्म जो है वो छोटे स्केल से बड़े स्केल पर शिफ्ट करती है ताकि कॉस्ट उसकी कम रहे. दैट इज नोन एज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. सो दिस इज अबाउट द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. So next is constant returns to scale. इस केस में आउटपुट और इनपुट सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं. So इसलिए हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहता है. ना ज्यादा इकोनॉमीज होती हैं ना डिसइकोनॉमीज. फर्म अपने ऑप्टिमल स्केल पर काम करती है. सो आउटपुट इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन. दूसरा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जब कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर कोई भी मेजर इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज नहीं होंगी क्योंकि कांस्टेंट रेट में
इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर सेम प्रपोर्शन में बढ़ते हैं एंड द फर्म्स ऑपरेट एट द ऑप्टिमम स्केल। नेक्स्ट इज आर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहाँ आउटपुट कम प्रपोर्शन में बढ़ता है और कॉस्ट जो है वो हमारी बढ़ती चली जाती है। आई रिपीट, यहाँ पर आउटपुट कम प्रपोर्शन में बढ़ता है और कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाती है। इस वजह से जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऊपर की तरफ जाता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो हमारा राइज करेगा। द रीजंस में भी मेन रीजंस होते हैं मैनेजरियल इनएफिशिएंसी हो, दूसरा कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स हो, या फिर कम्युनिकेशन गैप हो। दीज थ्री कैन बी द रीजन फॉर द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट राइज। सो दिस इज अबाउट द डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, जहां पर आउटपुट जो है वो कम प्रपोर्शन में बढ़ता है लेकिन कॉस्ट जो है वो हमारी बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है वो राइज करता है। और रीजंस है मैनेजरियल इनएफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम एंड द कम्युनिकेशन गैप। नेक्स्ट इज लॉन्ग रन एडजस्टमेंट टू दी शॉर्ट रन कंडीशंस। शॉर्ट रन में अगर फर्म प्रॉफिट अर्न करती है तो न्यू फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर करती हैं, अगर लॉस होता है तो फर्म्स जो है एग्जिट करती हैं। इस एंट्री एग्जिट की वजह से सप्लाई चेंज होती है और इंडस्ट्री धीरे धीरे नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ मूव करती है। तो शॉर्ट रन अट्रैक्ट्स न्यू फर्म्स एंड शॉर्ट रन लॉस फोर्सेस फर्म्स टू एग्जिट। जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो न्यू फर्म्स अट्रैक्ट करेगी और जब लॉस होगा तो फर्म्स जो है वो एग्जिट करना शुरू कर देंगी। और यहाँ पर इस इन एंड आउट की वजह से सप्लाई जो है वो चेंज होती है, उसकी वजह से जो प्राइस है वो भी चेंज होता है और इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। सो दिस इज अबाउट द लॉन्ग रन एडजस्टमेंट टू दी शॉर्ट रन कंडीशंस। नेक्स्ट इज शॉर्ट रन प्रॉफिट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द इक्विलिब्रियम। सो यहाँ शॉर्ट रन का प्रॉफिट या लॉस टेम्परेरी होता है और इस स्टेज पर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होता क्योंकि फर्म्स अपना स्केल तुरंत चेंज नहीं कर सकती, इसलिए मार्केट बार बार इक्विलिब्रियम से बाहर हो जाती है। नो इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी इन शॉर्ट रन एंड फर्म्स कैन नॉट एडजस्ट द स्केल इमीडिएटली, दैट्स व्हाई दे मूव इन एंड आउट ऑफ द इक्विलिब्रियम। अब आते हैं हम ग्राफ पर, जहां हमें एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ आउटपुट गिवन है और वाई एक्सिस पर प्राइस पर यूनिट गिवन है। और हमारा जो D0 है ये हमें बताता है डिमांड कर्व, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यहाँ पर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। दूसरा हमारा है S0 विच इज शोइंग आर सप्लाई कर्व विच इज अपवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पर प्राइस बढ़ने से फर्म्स ज्यादा सप्लाई करती हैं और प्राइस कम होने से फर्म्स जो है सप्लाई कम करती हैं। तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, दैट इज कमिंग एट प्राइस ₹6 and output of 2 lakh. So this is the equilibrium point. So now coming to the right side of the graph, a representative firm, यहाँ पर जो number of firms है वो 100 है। X axis पर हमें units of output given है और Y axis पर price। अब assume करके चलना कि यहाँ पर जो firms है वो 100 है। So उसके बाद हम आते हैं SRMC, SRAC, short run average cost, short run marginal cost and long run average cost। फर्म की शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स जो है ये दिखाते हैं। और जो ये ब्लैक डॉट है, ये वाला जो ब्लैक डॉट है सेंटर में, यहाँ पर जो प्राइस है, मतलब यहाँ पर SRMC शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू SRAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू LRAC दैट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जो है सब इक्वल है इस डॉट पर। फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और मिनिमम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करती है। फर्म आउटपुट जो है हर फर्म का अप्रॉक्स जो है वो 2000 यूनिट्स होगा। ये कैसे आया, जैसे हमने ये 2 लाख था हमारा जो यूनिट ऑफ आउटपुट, उसको हमने डिवाइड कर दिया इस 100 फर्म से, तो हमारा जो आउटपुट था वो 2000 निकल कर आया। सो दिस इज अबाउट द शॉर्ट रन प्रॉफिट मूव्स इन एंड आउट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर इसका मेन कंसेप्ट होता है परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट प्राइस इंडस्ट्री से डिसाइड होती है और हर फर्म उस प्राइस पर मिनिमम कॉस्ट पे आउटपुट प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट इज लॉन्ग रन एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट फ्लोज। सो इसमें लॉन्ग रन में प्रॉफिट जो है न्यू इन्वेस्टमेंट और एंट्री को अट्रैक्ट करता है, लॉस होने पर डिसइन्वेस्टमेंट और एग्जिट होती है। प्रॉफिट होगा तो न्यू इन्वेस्टमेंट होंगी और एंट्री होगी, और अगर लॉस होगा तो डिसइन्वेस्टमेंट और एग्जिट होती है। सप्लाई जो है वो फुली एडजस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फाइनल लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पर हमारा जो प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाता है। So this is about the long run adjustment for the investment flows.
थैंक यू। ये था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट यूनिट 3 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।